नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है फिर से भारत है जियोपॉलिटिक्स में। आज हम एक और अहम एपिसोड पर बात करेंगे, जहां इंडिया की रणनीति, सुरक्षा और उसके ग्लोबल इम्पैक्ट की चर्चा होगी। आज का एपिसोड सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जो हमें फेस करनी है। जम्मू कश्मीर में पहलगाम में हुआ आतंकवादी हमला न सिर्फ हमारे नेशनल सिक्योरिटी पर सीधा वार है, बल्कि ये जियोपॉलिटिक्स के चेसबोर्ड पर एक नई चाल भी है। क्या ये हमला आइसोलेटेड इंसिडेंट है या किसी बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा? क्या भारत अब सिर्फ रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव स्टांस ले रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, दुनिया इस पर कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है? जब कोई देश की सीमा पार जाकर आतंकवादियों पर हमला करता है, तो यह सिर्फ बम गिराना नहीं होता, यह जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा मैसेज भी हो जाता है। तो आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर आदित्य जी। डॉक्टर आदित्य जी प्रेसिडेंट है काउंसिल फॉर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के, और जियोपॉलिटिक्स पर बहुत ही गहन जानकारी और समझ रखते हैं। हर मुद्दे पर उनकी एक अपनी राय होती है। तो आज हमारा मार्गदर्शन डॉक्टर आदित्य जी करेंगे और हम इस मुद्दे की तह तक जाएंगे। डॉक्टर आदित्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द क्रिएटिव सजिटेरियस पर। नमस्कार हरिप्रकाश जी। अभिनंदन करता हूं आपका और हार्दिक स्वागत करता हूं आपका कि आप इस गूढ़ विषय पे कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। जी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मुझे लगता है कि हमें इस पे वास्तव में गहराइयों में जाके बात करनी चाहिए। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न जो हमारे दिमाग पर है, वो ये है, क्या भारत की ये स्ट्राइक सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई थी या इससे बड़ी रणनीतिक संदेशवाहक कार्रवाई? क्या समझते हैं आप इसके बारे में? ये आपने जो बातें कही ना, ये दोनों हैं। ये एक सैन्य कार्रवाई भी है, क्योंकि उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। जी। किंतु ये एक गूढ़ संकेतात्मक जी। कूटनीति भी है। और ये जो संकेत दिए जा रहे हैं, जी। ये सिर्फ एक वर्ग विशेष को या एक राष्ट्र विशेष को नहीं दिए जा रहे। ये बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत से राष्ट्र हैं, बहुत से ऐसे समूह हैं जिनको दिए जा रहे हैं। और ये कुछ खास व्यक्ति विशेष को भी दिए जा रहे हैं। जी। तो सबसे पहला जो संकेत जो जा रहा है वो पाकिस्तान को है। जी। उसमें मुझे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं कि पाकिस्तान को क्या संकेत दिया जा रहा है। जी। किंतु संकेत पश्चिमी देशों को भी दिया जा रहा है। बिल्कुल। पश्चिमी देशों को ये कहा जा रहा है कि जब 26/11 के पश्चात या दिसंबर 2021 के बाद जी। भारत से कहा गया था कि आप सामरिक धैर्य दिखाएं, स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाएं, जी। कोई ऐसा काम ना करें जिससे युद्ध हो जाए। हम्म। और हमने ऐसा ही किया उस समय। लेकिन उसका परिणाम क्या निकला? क्या ऐसे आतंकवादी हमले घट गए? नहीं घटे। तो भारत पश्चिमी देशों को ये संदेश दे रहा है कि अब सामरिक धैर्य हम्म। या कूटनीतिक धैर्य से काम नहीं चलेगा। अब हर आक्रमण का उत्तर दिया जाएगा। और ये उत्तर जो होगा
ये यथोचित होगा। बिल्कुल। इस तरह का आक्रमण किया गया है, उसी के प्रकार से उसके हिसाब से ये उत्तर दिया जाएगा। तीसरा संकेत उन राष्ट्रों को दिया जा रहा है जो पाकिस्तान को युद्ध सामग्री दे रहे हैं। बिल्कुल। उसमें एक है तुर्की है, दूसरा है चीन। जी। इनको भी संकेत दिए जा रहे हैं कि आप इसमें बीच में टांग ना अड़ाएं, हम्म। क्योंकि हमें जो उचित लगेगा अपने राष्ट्र के संप्रभुता बनाने के लिए और उसको सुरक्षित रखने के लिए, हम्म। अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए हम वैसी कार्रवाई करेंगे। हम्म। हमें इस बात से कोई परवाह नहीं है कि आप एक युद्धपोत भेज रहे हैं जिसके द्वारा आप उनको युद्ध का जखीरा प्रदान कर रहे हैं, उपलब्ध करा रहे हैं। हम हम्म। उससे डरने वाले नहीं हैं। ये अलग संकेत हुआ। फिर एक संकेत है उन आतंकवादियों को कि आप अपनी अम्मा के दुपट्टे में छिप के बचेंगे नहीं, चाहे वो बहावलपुर में हो या मुरीदके में हो या कोटली में हो या मुजफ्फराबाद में हो। ये जो एयरफोर्स ने बहुत सारे टारगेट हिट किए, फिर भी नंबर्स उतना नहीं है, क्योंकि इन लोगों को शंका थी कि इंडिया हिट करेगा, इसलिए वो बहुत सारे लोग अपनी जगह से निकल गए होंगे। वो भाग गए थे, लेकिन फिर भी हम्म। अब जैसे अ, भावलपुर में क्या क्या नाम है इनका, अ, मसूद मसूद असगर मसूद। या उन्होंने कहा है कि उनके परिवार के 10 लोग मारे गए 14 लोग। और 4 लोग उनके सहयोगी। अच्छा अच्छा। 10 लोग परिवार के, अच्छा अच्छा। 4 लोग आतंकवादी सहयोगी हम्म। मारे गए। मुझे एक बात मेरे मन में आती है कि आपसी प्रेम क्या होता है, ये इन लोगों को तो शायद इस भावना का अनुभव होगा नहीं, लेकिन हाँ, घर के लोग मरे उसका कुछ असर होगा उनके दिमाग पे। उसका कुछ ना कुछ तो असर पड़ता है, हम्म। क्योंकि उनकी जो विचारधारा है उसमें शहीद होना तो बहुत अच्छी बात होती है ना, कि फिर 72 हुरें मिल जाती हैं। तो उनको तो खुश होना चाहिए कि हमारे 10 परिवार के लोगों को 720 हुरें दिलवा दी गई और उनके साथ 4 सहयोगियों को भी हर एक को 72 हुरें दिला दिला दी गई। लेकिन जब अपने पास थोड़ा चोट लगती है, अपने हम्म। शरीर पर चोट लगती है, तो जो पीड़ा उत्पन्न होती है जी। उसका कुछ प्रभाव पड़ता है आचरण पर। तो तो क्या वो आपको पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि इससे पाकिस्तान की आतंकवादी रणनीति में कोई बदलाव आएगा? देखिए, थोड़ा बहुत बदलाव शायद आए, हम्म। लेकिन पाकिस्तान में मैं जो संकेत की बात कर रहा था ना, हम्म। वो एक व्यक्ति विशेष को जो संकेत गया है, वो व्यक्ति विशेष हैं जनरल आसिफ मुनीर। जी। जब तक उनको ये डर नहीं लगेगा कि उनके परिवार पर आंच आ रही है हम्म। या उनके अपने अस्तित्व पर आंच आ रही है, वो शायद बदलेंगे नहीं। क्योंकि पाकिस्तान में जो निर्णयात्मक कदम लेता है हम्म। वो तो सेनाध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री नहीं होता, राष्ट्रपति नहीं होता, उनकी संसद नहीं होती। हम्म। जो सबसे निर्णयात्मक कदम लिए जाते हैं वो हम्म। सेनाध्यक्ष के द्वारा लिए जाते हैं। और जनरल आसिफ मुनीर तो अब 6 साल से हैं, हम्म। तो उन्हें ये निर्णय लेना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो एक उनको भी संकेत दे दिया गया है कि अगर हम पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर आके सफाई कर सकते हैं, हम्म। तो अगर आपने कुछ ज्यादा बदमाशी की तो आपकी भी सफाई हो सकती है। ये संकेत उनको मिल रहा है। हम्म।
और ये भी कहा गया था कि वो एक हफ्ते के लिए लापता थे, गायब थे या भूमिगत हो गए थे। हम्म, उसका भी कुछ एक कारण था कि उनको ऐसा भय था कि आक्रमण उनके ऊपर ना हो जाए, जैसे जनरल कासिम सुलेमानी के ऊपर ईरान में किया गया था, या हिजबुल्लाह के नेताओं पर लेबनान में किया गया था। तो ऐसा ऐसी उनको आशंका थी। हम्म, और जब तक वो डरेंगे नहीं, वो ये जो आतंकवादी हमले हैं जी उनको बंद नहीं करेंगे, तो जी। इससे उनके मन में थोड़ा भय पैदा होगा। और ये बहुत अच्छी बात है। क्या आपको लगता है कि इस स्ट्राइक से भारत के ग्लोबल इमेज में कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा? देखिए, कहते हैं कि जो शक्तिशाली होता है सभी उसकी पूजा करते हैं। और जो शक्तिशाली होता है के बारे में कहा गया है कि अगर आप किसी बात को नजरअंदाज भी कर दें, किसी को क्षमा भी कर दें, हम्म। तो भी आप गौरवशाली हो जाते हैं। तो क्या तो हम लोग अब ये मान सकते हैं कि भारत अब प्रोएक्टिव डिफेंस डॉक्ट्रिन अपना रहा है? अभी भी प्रोएक्टिव डिफेंस डॉक्ट्रिन नहीं अपना रहा, क्योंकि ये भी रिएक्टिव था। कुछ हुआ था पहलगाम में, जी। तो इससे हमारा पूरा व्यवहार, पूरा दृष्टिकोण नहीं बदला है, हम्म किंतु जिसको कहते हैं कि हार्डनिंग ऑफ स्टेट हो रहा है। हम्म अगर हम सन 2000 की बात करें तो एक विश्लेषक हैं, ब्रह्म चेलानी, तो हार्ड स्टेट और सॉफ्ट स्टेट की बात करने में उन्होंने कहा था कि इंडिया इज ए लैम्ब स्टेट, इज नॉट इवन ए सॉफ्ट स्टेट। ये तो मेमने की तरह मिमियाते रहते हैं। हम्म। तो अब थोड़ा ऐसा हो रहा है कि हम अपनी भुजाएं फड़क रहे हैं और दुश्मन को दिखा रहे हैं कि हमें भी शक्ति है। लेकिन अभी हमारी जो भी कार्रवाई हुई है, हम्म ये पहलगांव के आतंक के परिणाम स्वरूप हुई है। हम्म, ये तो अभी भी रिएक्टिव मोड ही होगा, जी जी। प्रोएक्टिव मोड नहीं होगा। हम्म। तो क्या आपको लगता है कि ये जो पॉलिसी है भारत की, ये साउथ एशिया में आर्म रेस को बढ़ावा देगी? देखिए, साउथ एशिया नाम की तो कोई जगह मैं जानता नहीं हूँ, किंतु भारतीय उपमहाद्वीप को जानता हूँ। जी जी। तो साउथ एशिया कहाँ है, किसने बनाया है, उसका मुझे नहीं आता पता। जी। भारतीय उपमहाद्वीप में कोई ऐसी स्पर्धा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्पर्धा करेगा कौन? आप सोचिए। भारत भारतीय उपमहाद्वीप में एक दिग्गज राष्ट्र है। भारत से आंख मिलाने की क्षमता किसी में भी नहीं। जहां तक पाकिस्तान की बात है, उन्होंने कहा कि हम अपना जो सुरक्षा बजट है उसको 18% बढ़ाएंगे। हम्म। जब पाकिस्तान की जो खाने आर्थिक व्यवस्था है, जब खाने के लिए नहीं तो बजट कैसे बढ़ेगा? हाँ, तो भारत की तुलना में वो कहीं भी नहीं। भारत एक दूसरे वर्ग में है। भारत आप जो जिसको बोलते हैं ना जीडीपी, ग्रोस हम्म। डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जी। उसमें अब चौथे नंबर पे आ गया है। जापान को भी पीछे छोड़ दिया अब हाँ, हमने, एक बिल्कुल। साल पहले ही पीछे छोड़ दिया। अब हम्म भारत की जो जीडीपी है 4.2 ट्रिलियन डॉलर्स हो गई है, हम्म और जापान की 4.196 है। हम्म पहला ये ऐसा अनुमान लगाया गया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा कि भारत 2026 में जापान को पीछे छोड़ेगा, अब 2025 में ही छोड़ दिया। इसी प्रकार आंकड़े कहते हैं कि अनुमान स्वरूप भारत जर्मनी को 2028 में पीछे छोड़ेगा। किंतु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अगले वर्ष हम्म 2027 में ही भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। हम्म तो भारत तीसरा राष्ट्र हो जाएगा डॉलर नंबर में
जीडीपी के रूप में। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़ती जा रही है। हम्म। अगर आप क्या करेंगे, आप भारत से बराबरी नहीं कर सकते, चाहे आप पाकिस्तानी क्यों ना हो। आपको ठीक है, इधर उधर से दान मिल जाता है, भीख मिल जाती है, आप कटोरा लेके कभी सऊदी अरेबिया के पास जाते हैं, कभी यूएई के पास चले जाते हैं, कभी अमेरिका के पास जाते हैं, वर्ल्ड बैंक के पास, आईएमएफ के पास, और कभी चीन के पास। चीन ने एक आध बार इनको ऋण दिया, उसके बाद मना कर दिया। आजकल वो उनको पैसा नहीं देते, वो बात कर देते हैं, उनको बढ़ावा भी दे देते हैं, उनको सांत्वना देते हैं, आश्वासन दे देते हैं, लेकिन पैसा नहीं देते चीन वाले। मालूम है वापस नहीं मिलना है, और इसके बाद ज्यादा कुछ है नहीं जो हम ले सकते हैं। हाँ। नहीं, अब लेकिन जो लेना था वो उन्होंने ले लिया है, कि इस समय उन्होंने पूरा बलूचिस्तान ले लिया है, वहाँ के खनिज पदार्थ ले लिए, ग्वादर का जो पोर्ट है वो ले लिया। ग्वादर पे एक उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बना लिया, हवाई अड्डा भी बना लिया, जो अपने सामरिक मामलों के लिए वो प्रयोग करेंगे। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान में और कुछ बचा ही नहीं है। पाकिस्तान में चीन की सेना, पीएलए के कुछ सैनिक हैं वहां पे, कम से हम्म। कम 15,000 सैनिक, 10,000 पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हैं, हम्म। और 5,000 के लगभग बलूचिस्तान में हैं। अ, पाकिस्तान के पास खनिज पदार्थों के अलावा और कुछ है नहीं। मुझे लगता है इस स्ट्राइक के बाद में वो लोग भी वहां से खिसकेंगे, क्योंकि वो भी टारगेट पे जा सकते हैं। ये सभी को संकेत मिल रहा है कि हम्म। अगर आप पाकिस्तान का समर्थन करेंगे और पाकिस्तान के साथ रहेंगे, हम्म। तो जैसे कहते हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है चक्की के पार्ट में। तो अगर आप वो घुन बनते हैं हम्म। और पाकिस्तान के साथ चिपटे रहते हैं, तो अगर भारत ने कोई सैनिक कार्यवाही की, तो ये तो नहीं होते ना कि जो बॉम्ब हैं और मिसाइल्स हैं वो देख लेते हैं कि ये तो चाइनीज बंदा है, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। अब जैसे है, जैसे युद्ध हो रहा है यूक्रेन में, तो हम्म। वहां पे नॉर्थ कोरिया ने अपने सैनिक भेजे, लेकिन ये ऐसा भी कहा जा रहा है कि वहां पे चीन के भी कुछ लोग युद्ध में हिस्सा ले रहे हैं और वो भी मर रहे हैं। तो अगर इस तरह से चीन के लोग, चाहे वो लेबर फोर्स हो या इंजीनियर्स हो, हम्म। अगर वो पाकिस्तान के साथ काम कर रहे हैं और वो ऐसी जगहों पर है जहाँ पे आतंकवादियों के अड्डे हैं या पाकिस्तान की जो सेना है उसके अड्डे हैं, हम्म। तो फिर तो अगर उनको टारगेट किया गया तो वो भी मरेंगे। तो धीरे धीरे वो अपना जो उनका सहयोग दे रहे हैं सैनिक कार्यवाहियों में, वो कम हो जाएगा, तो क्योंकि अब उनको लगता है कि भारत चुप नहीं रहेगा। जी, तो इस स्ट्राइक के बाद क्या आपको लगता है कि इंडिया को ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में ज्यादा लेवरेज मिलेगा? देखिए, कहा जाता है एवरीबडी वर्शिप्स द राइजिंग सन। या इस समय तो इंडिया इज द राइजिंग सन। अब देखिए आप, इंग्लैंड ने, या जिसको कहते हैं यूनाइटेड किंगडम, हम्म। पहले कितने सालों से झंझट चल रहा था, उन्होंने मान लिया कि भारत के साथ आर्थिक समझौता, द्विपक्षीय आर्थिक समझौता, उन्होंने उस पे हस्ताक्षर करेंगे। जी। अब यूके की इकोनॉमी भी भारत से पीछे रह गई है, तो उनको ऐसा मतलब समझ आ गया है कि भारत एक बहुत ही सशक्त, बहुत ही गौरवशाली देश बन रहा है, हम्म। भारत का भविष्य उज्जवल है, तो हमें भारत के सहयोग से ऊपर उठना है। तो ऐसे सभी देश सोचेंगे, जी। और उसमें चाहे वो सामरिक दृष्टि से सहयोगी बने या आर्थिक दृष्टि से, या दोनों स्वरूप से, हम्म। लोग भारत के खेमे में आएंगे अपने आप। हमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी। देखिए, अब एक दो हफ्ते पहले वो यूरोपियन कमीशन की अध्यक्षा हैं, हम्म। उर्सुला वॉन डेलेन, वो भी आई थी भारत बातचीत करने के लिए, एक द्विपक्षीय आर्थिक समझौते के लिए। उस पे भी बात चल रही है, अमेरिका से भी बात चल रही है। तो यूके पहला राष्ट्र बन गया जिसने भारत से द्विपक्षीय आर्थिक समझौते के बारे में
फ्री बायलैटरल ट्रेड एरिया के बारे में अ, रजामंदी दी है, और इस पे हस्ताक्षर अभी हो जाएंगे। दोनों देशों में सहमति है। तो ऐसे और देश भी अब आगे आएंगे। तो अभी हम आते हैं इस स्ट्राइक पे। इस स्ट्राइक अगेंस्ट पे पाकिस्तान की तरफ से काफी शेयरिंग तो हो रही है, और हम्म। भारत के भी बहुत काफी लोग ने अपनी जान गंवाई है इसमें। हम्म। लेकिन पाकिस्तान कोई भी स्ट्रांग रिएक्शन देने से बच रहा है। तो पाकिस्तान की जो रणनीतिक चुप्पी है, वो डर है, चालाकी है, या दबाव की मजबूरी है कि उसके ऊपर चारों ओर से प्रेशर है? देखिए, ये सभी बातें हो रही हैं। एक तो हम्म। वो डर रहे हैं। मैंने बताया था कि आसिफ मुनीर तो गायब हो गए थे, भूमिगत हो गए थे, एक हफ्ते के लिए कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे थे। तो उनको डर था कि जो सर्जिकल स्ट्राइक होगी वो उन पर होगी। उनको वास्तव में ये डर था। हम्म। डर तो है ही। फिर उनके पास, जिसको कहते हैं ना, सामरिक प्रकरण, वो ज्यादा नहीं है। एमुनिशन नहीं है उनके पास लड़ाई के। एम्यूनिशन 3-4 दिन से ज्यादा नहीं चल सकता। 3-4 दिन की लड़ाई में तो कुछ नहीं होगा, फिर ऐसे होना फिर और करना होगा। और जैसे है, पाकिस्तान में जो बिजली नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई एनर्जी के साधन नहीं है, हम्म। तो आप कैसे, आपके टैंक में पेट्रोल तो डल नहीं पाएगा। हम्म। तो आपके टैंक आगे कैसे जाएंगे? और जो ये जो मुकाबला है, ये सिर्फ एक तरफा है। पाकिस्तान तो छोटा सा देश है, उनके संसाधन उतने नहीं हैं जितने भारत के पास हैं। अच्छा, फिर ये भी बात है कि में 9 मई को आईएमएफ की एक बैठक होने वाली थी, हम्म। जिसमें पाकिस्तान को $1.6 बिलियन का लोन दिया जाना था। और उसमें भारत ने ऐसे संकेत दिए हैं कि वो उसकी मुखालफत करेंगे, उसको अपोज करेंगे। हम्म। ठीक है। अ, उसको पास नहीं होने देंगे। अब जब वो संयुक्त राष्ट्र की सिक्योरिटी काउंसिल में, सुरक्षा परिषद में गए, और उन्होंने ये मुद्दा उठाया, हम्म। तो लोगों ने पाकिस्तान को ही नीचा दिखा दिया कि आप पहलगाम में जो हमला किया है आप लोगों ने, या आपके आतंकवादी संगठनों को, आप उनको क्यों नहीं रोकते? तो पाकिस्तान तो फंस गया वहां पे जाके। उन्होंने सोचा था कि वो सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। भारत इस समय सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है, तो वहां पे आंतरिक रूप से लोगों को समझा देंगे, या लोगों को ऐसा इन्फ्लुएंस कर देंगे कि वो भारत के अगेंस्ट बोले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारत के विरुद्ध कोई उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया है। सिर्फ एक समूह है जिसने भारत के विरुद्ध वक्तव्य दिया है, वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, ओआईसी। हम्म। तो वो तो खैर पाकिस्तान के कहने पे कुछ भी कह देंगे, क्योंकि वो सारे इस्लामिक राष्ट्र हैं। हम्म। और ओआईसी का जो इतिहास रहा है वो भारत विरोधी रहा है, तो उसमें हमें कोई परेशानी होने की बात नहीं है। लेकिन जो लोग बहुत ही प्रभाव रखते हैं हम्म। विश्व में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो रूस हो, उन लोगों ने भारत के पक्ष में अपने वक्तव्य दिए हैं। हम्म। चीन ने थोड़ा बहुत अपना कहा है कि ज्यादा युद्ध नहीं करना ठीक है, और हम्म। एक इंडिपेंडेंट जांच करनी चाहिए। वो पाकिस्तान की बात को दोहरा रहे हैं एक तोते की तरह से। किंतु अब जो विश्व के समीकरण हैं वो बदल गए हैं, बिल्कुल। और लोग इन बदले हुए समीकरणों को समझ रहे हैं। और अगर मैं आम भाषा में बात करूं, तो कोई भी राष्ट्र भारत से इस समय पंगा नहीं लेना चाहता। चीन भी नहीं ले रहा है। हाँ, चीन भी नहीं लेगा। चीन ऐसे थोड़ी बहुत वक्तव्य दे देगा, लेकिन वो ना तो अपनी सेना भेजेगा पाकिस्तान के बचाव में। वो अपने कुछ पुराने उपकरण भेज दे, हम्म। लेकिन वो भी खुले रूप से नहीं भेजेगा। जो खुले रूप से भेज रहे हैं वो तुर्की है, तुर्किस्तान। सोशल मीडिया पे ये भी न्यूज मैंने देखा है कि
इंडिया यूएन को छोड़ने जा रहा है। देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है हम्म, वो तो विलुप्त हो गया है। हम्म, भारत को तो बहुत पहले ही संयुक्त राष्ट्र संघ को छोड़ देना चाहिए था, और राष्ट्रमंडल को भी छोड़ देना चाहिए था। वो वहां तो तो रहना ही नहीं चाहिए। उपनिवेशवाद का प्रतीक है, हम्म, राष्ट्रमंडल, जिसको कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस बोलते हैं। हम्म, और उसका कोई अब समय कोई रोल ही नहीं है। और जहां तक संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये तो एक नपुंसक संस्था बन के रह गई है। ये कुछ नहीं कर पाती। हम्म, अब कितने वर्षों से, 1995 से जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, भारत अ, राजनयिक रूप से हम्म, ऐसी मांग दोहराता रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन होना चाहिए, नए परमानेंट मेंबर्स को लाना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं हो पाता वहां पे। जैसी भी उनकी प्रक्रिया है, कुछ नहीं हो पाता। हम्म। तो अगर भारत छोड़ भी देता तो भारत को कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी चल रही है, अर्थव्यवस्था चल रही है, वो कुछ भी होता रहे, वो तो आगे बढ़ती रहेगी। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान फ्यूचर में इंडिया के खिलाफ प्रॉक्सी वार को और तेज करेगा? देखिए, पाकिस्तान का तो एक ही उद्देश्य है, भारत को नीचा दिखाना और हम्म, भारत को खत्म करना। जिस तरह से पाकिस्तान का जन्म हुआ था हम्म, 1947 में ब्रिटिश उपनिवेशवाद में, हम्म, और उनके कुकर्मों द्वारा, उनके षड्यंत्रों द्वारा, हम्म, अगर ब्रिटिश उपनिवेशवाद एक शक्ति के रूप में नहीं बचता, जी। तो पाकिस्तान के बचने की क्या आशंका है। जब पाकिस्तान का जन्म हुआ था तो वो कहते थे, हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। हम्म, और वो हमेशा यही बात करते थे कि मुजाहिदों के घोड़े लाल किले की दीवारों पर दौड़ रहे मिलेंगे। जो भी युद्ध हुआ, उन्होंने ये कहा कि ये हिंदू लोग लड़ने के काबिल नहीं है, हम लोग इनको बहुत जल्दी से नीचा दिखा देंगे और इस ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, पाकिस्तान खुद खंडित हो गया। तो एक पाकिस्तानी मूल के हम्म, एक विचारक थे जिनका नाम था तारिक अली, वामपंथी विचारक थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका शीर्षक था पुस्तक का, विल पाकिस्तान सर्वाइव बाय ईयर 2000। तो पाकिस्तान विभाजित तो हो गया। हम्म, अब विभाजन के बाद ये देखना है कि पाकिस्तान कब तक बचेगा, क्योंकि ये एक कृत्रिम राष्ट्र है, बिल्कुल। और इसमें ऐसी ताकतें हैं जो इसको तार तार कर देंगी। वहां पे जो इंसर्जेंसी चल रही है, बलूच इंसर्जेंसी चल रही है, बलूचिस्तान अलग होना चाहता है, हम्म, खाइबर पख्तूनवा अफगानिस्तान से मिलना चाहता है। अफगान लोग डूरन लाइन को मानते नहीं हैं, हम्म, और वो इस तरफ आते रहते हैं, पाकिस्तान की आर्मी कुछ नहीं कर पाती। हम्म, हिंदू देश अलग होना चाहता है। तो पाकिस्तान में अगर राष्ट्र के नाम कुछ है तो वो दो चीजें हैं, एक पाकिस्तानी सेना हम्म, और एक पंजाब का प्रोविंस। तो कब तक पाकिस्तानी सेना और पंजाब का प्रोविंस हम्म, इस राष्ट्र को संभाले रहेंगे, ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है। मेरे विचारानुसार ये राष्ट्र बचेगा नहीं। विश्व की जो चित्र है, हम्म, विश्व वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड एटलस है, हम्म, उसमें ये बचेगा नहीं। और उसमें चाहे ये कुछ भी करते जाएं, जैसे जो राष्ट्र अपनी आय के अनुसार नहीं रहते और बहुत ही महत्वाकांक्षी हो जाते हैं और अपनी सैन्य कार्रवाइयों पे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, वो विलुप्त हो जाते हैं। सोवियत संघ का क्या हुआ? आर्थिक उनकी क्षमता थी नहीं,
और सैनिक रूप से उन्होंने कितने राष्ट्रों को अपने अंदर लिया हुआ था, और उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। तो पाकिस्तान उस अवस्था में है जैसे यूएसएसआर और सोवियत संघ था। तो वही हाल नॉर्थ कोरिया का भी होगा, क्योंकि वो भी उसी लायक है। खैर, नॉर्थ कोरिया की हम बात नहीं बुलाएंगे इस समय। लेकिन पाकिस्तान उसी अवस्था में है, और उन्हें भारत से लड़के अपना ही विघटन मिलेगा। क्योंकि मैं आज देख रहा था ट्विटर पे, हम्म। कुछ लोगों ने वीडियो डाले हुए थे, हम्म। बलूचिस्तान से वहां पे वो लोग नाच रहे हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल। पाकिस्तान की पिटाई हुई। और तो पाकिस्तान की जो ये चुप्पी है, ये किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा हो सकती है, आपको लगता है ऐसा? अभी उनको डर है। ठीक है, वो बाद में शायद एक दो दिन बाद, कुछ दिन बाद कुछ ऐसा संकेतात्मक कार्रवाई करें, और हम्म। फिर अपनी टाल ठोकें कि देखो हमने भारत को ये कर दिया। लेकिन इस समय वो इस स्थिति में नहीं है, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था बहुत ही खराब है। 9 मई को उन्हें आईएमएफ का लोन चाहिए, और आसिफ मुनीर को डर है कि कहीं उनकी जान खतरे में न हो जाए। जी। तो एकदम से कुछ नहीं करेंगे। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि ये तो एक्ट ऑफ वॉर है, उसका जवाब दिया जाएगा और पाकिस्तान डरने वाला नहीं है, इस तरह की मतलब जो बातें हैं वाहवाही के लिए, दर्शकों के लिए ज्यादा आवाज उठाना, वो करते रहेंगे। लेकिन कोई सैनिक कार्रवाई करें, मुझे नहीं लगता कि वो अभी तुरंत कुछ करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर क्या आपको लगता है तरह से कि दबाव पड़ रहा है। जी 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 जी, क्या आपको लगता है कि भारत की यह कार्रवाई भारत यूएस और भारत वेस्ट पार्टनरशिप को और ज्यादा मजबूत करेगी? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, एवरीबडी राइज वर्शिप्स द राइजिंग सन। हम्म। देखिए, अगर आप बहुत धनवान हैं तो सभी आपके मित्र होना चाहते हैं। आप बहुत शक्तिशाली हैं, आप सत्तारूढ़ हैं, हम्म। तो सभी आपका सानिध्य चाहेंगे। अब कोई जाके किसी भिखारी से तो दोस्ती कोई नहीं करता। सभी लोग नाम लेते हैं जो बहुत धनवान हैं या बलशाली हैं, कि वो मेरे मित्र हैं। और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भी ऐसी बात होती है कि सब जो सर्वोच्च राष्ट्र है जी। उसकी संगति में आना चाहते हैं। तो भारत जैसे जैसे अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है, चाहे वो आर्थिक शक्ति है, सैन्य शक्ति है, कूटनीतिक शक्ति है, सभी लोग भारत के सानिध्य में आना चाहेंगे। और मैं एक बात बता दूं, ऐसा कहा गया है, हम्म। ना ही लक्ष्मी कुल क्रमज्जता, ना ही भूषणों उल्लेखितोऽपि वा खड्गेन आक्रम्य भुंजीतः वीरभोग्या वसुंधरा। तो इन द एंटायर वर्ल्ड only brave are the ones who rule. Might is right in international law. अब आप शक्तिशाली हैं तो सभी लोग अमेरिका का साथ देते हैं हर एक चीज में, तो भारत शक्तिशाली बनेगा तो भारत का भी सभी साथ देंगे। चाहे वो पश्चिम के देश हों या पूर्व के देश हों, चाहे वो जापान हो। कभी ऐसा समय था कि जापान के जो व्यापारी थे भारत को कुछ तवज्जो नहीं देते थे, भारत से हाँ। व्यापार नहीं करना चाहते थे। अब वो स्थिति बदल रही है। जी चीन के बारे में भी ऐसा होगा। जी। तो अब सभी राष्ट्र भारत के साथ घनिष्ठ सहयोग करना चाहेंगे, और चाह रहे हैं। हम्म। ऐसे बहुत संकेत हैं। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि भविष्य में इंडिया को यूएन या इंटरनेशनल फोरम्स में इससे ज्यादा डिप्लोमेटिक स्पेस मिलेगा? जी बिल्कुल, बिल्कुल। अब देखिए, भारत कितने सारे अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का सदस्य है, चाहे वो क्वाड हो, हम्म। चाहे वो आईमैक हो, चाहे वो I2U2 हो, हम्म। चाहे वो SCO हो।
चाहे वो ब्रिक्स हो। तो हर, और आपने देखा G20 का जो अधिवेशन हुआ था भारत में, जी बिल्कुल। उसमें भारत ने किस तरह अफ्रीका को भी, अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बनवाया। वो भारत की शक्ति का, भारत के प्रभाव का संकेत है। तो ये जो स्ट्राइक है ये ग्लोबल साउथ में भारत के लीडरशिप को और भी मजबूत करती है। हाँ, अगर आप इतिहास देखें तो 1962 की पराजय हुई थी, तो जितने भी, जिसको कहते हैं ना कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्र हम्म। और नाम, उसमें भारत की साख बहुत गिरी थी 1962 के बाद। जी। लेकिन 1971 के बाद और उसके पश्चात 1999 के बाद कारगिल की वॉर में जब भारत विजयी हुआ, और उससे पहले 1998 में जब भारत ने अपने आप को एक परमाणु शक्ति के रूप में घोषित किया, जी। भारत की साख, भारत की गरिमा, भारत का मान सम्मान बहुत बड़ा है विश्व में। लेकिन फिर भी लोग उंगली उठाते थे कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत खराब है। और अब ऐसी स्थिति आ रही है कि भारत नंबर 4 राष्ट्र है अर्थव्यवस्था के रूप में, क्रमांक में, और धीरे ही तीसरा राष्ट्र बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत की गरिमा बढ़ेगी। भारत के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम्म। सब लोग भारत से बातचीत करना चाहेंगे, सब लोग भारत का दृष्टिकोण जानना चाहेंगे, और भारत एक निर्णायक कड़ी होगा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में। तो दोस्तों आज की इस चर्चा ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आतंकवाद अब सिर्फ सीमा का मामला नहीं है। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस डॉक्ट्रिन और ग्लोबल अलायंस से जुड़ा हुआ मुद्दा बन चुका है। भारत ने जो संदेश पहलगाम हमले के बाद दिया है वो साफ है। अब हम चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या बाकी दुनिया इस दर्द को समझेगी या जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के आगे इसे नजरअंदाज कर देगी। आपके क्या विचार हैं हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये एपिसोड वैल्यूएबल लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल द क्रिएटिव सैजिटेरियस के साथ, जहां हम हर हफ्ते आपको ऐसे ही किसी बड़े मुद्दे तक लेकर आते हैं और उसके बारे में गहन जानकारी देते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए सवाल, एक नई सोच और भारत की एक नई दिशा के साथ। जय हिंद। जय भारत। सब्सक्राइब। धन्यवाद हरिप्रकाश जी कि आप भारत संबंधित कूटनीतिक विषयों पर ऐसी चर्चा करते हैं जी। और भारत की जनता में जागरूकता लाते हैं। जी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।